वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एलिजाबेथन युग में ड्रामा का विकास कैसे हुआ, या ड्रामा की पोजीशन क्या थी, कौन कौन सी फेमस ड्रामाटिस्ट थे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिजाबेथन युग में डेवलपमेंट कैसी हुआ ड्रामा का। द रेनेसां फाउंड इट्स रिचेस्ट एक्सप्रेशन इन ड्रामा। अगर हम बात करें रेनेसा की टाइम की, एलिजाबेथन एज में, जैसे कि देखा कि रेनेसा का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एलिजाबेथन एज पे था, तो सबसे ज्यादा जो ड्रामा जो पाया गया वो हमें रेनेसा युग यानी एलिजाबेथन एज में ही पाया गया। ड्रामा इन द एलिजाबेथन एज डेवलप इन टू पार्ट, और इस वक्त हमें ड्रामा दो हिस्सों में दिखाई देता था। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, एक शेक्सपियर के ड्रामा से पहले, जिसे हम प्री शेक्सपियरियन ड्रामा के नाम से जानते हैं उस टाइम को, और दूसरा है शेक्सपियरियन ड्रामा, जब से शेक्सपियर ने ड्रामा को लिखना स्टार्ट किया। यानी हम देखते हैं कि इस एलिजाबेथन एज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामा। तो एक शेक्सपियर से पहले जो ड्रामा लिखे गए और शेक्सपियर के टाइम से जो ड्रामा लिखे गए दोनों। तो शेक्सपियर के ड्रामा से पहले जो ड्रामा लिखे उनको हम प्री शेक्सपियर ड्रामा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं प्री शेक्सपियर ड्रामा क्या है। इन द 16th सेंचुरी इंग्लिश ट्रांसलेशन और द रोमन सिनेका वर वेरी पॉपुलर। 16वीं शताब्दी में इंग्लिश जो ट्रांसलेशन, अक्सर इंग्लिश ट्रांसलेशन पर हुआ था, और एक रोमन सिनेका, वह काफी पॉपुलर थे। सम ट्रांसलेशन वर मेड बाय यूनिवर्सिटी स्कॉलर। इन्हीं में से कुछ ट्रांसलेशन जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर विद्वान थे उन्होंने किए थे। हु ट्राई टू कंपोज ओरिजिनल प्लेस, जिन्होंने एक ओरिजिनल प्लेस को लिखने की कोशिश की, एंड गॉट सक्सेस इन देयर अटेम्प्ट, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए। इट प्रमोटेड द ओरिजिनल राइटिंग इन इंग्लिश। इस तरीके से इंग्लिश में ओरिजिनल राइटिंग को प्रमोट किया गया, यानी ओरिजिनल राइटिंग कार्य शुरू हो गया। क्योंकि उससे पहले क्या था, ट्रांसलेशन, हम किसी ओरिजिनल काम को हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का होता है, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारा ओरिजिनल कार्य होने लगा। द अर्ली ड्रामाटिस्ट बिलोंग्ड टू द ऑक्सफोर्ड और द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अक्सर जो ड्रामाटिस्ट थे वो या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग थे। सो दे वर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी बिट्स। इन्हीं लोगों को हमने यूनिवर्सिटी बिट्स के रूप में जाना है, या कहते हैं इनको। अब देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटी बिट्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। द यूनिवर्सिटी बिट्स डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। इन्होंने ड्रामा का जो स्ट्रक्चर था, जो ट्रेडिशनल, जो शुरू से चला आ रहा था कि किस रूप में ड्रामा लिखना चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया, बट मेड न्यू एक्सपेरिमेंट, बल्कि उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया। द मोस्ट फेमस ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स व लिली, पीले, ग्रीन, किज एंड बार्लो। ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम हैं जिन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले बात करते हैं लिली की। लिली इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ कोर्ट। इन्होंने एक नए प्रकार का कोर्ट कॉमेडी उसको इंट्रोड्यूस किया था। ही यूज ग्रीक लीजेंड। इन्होंने इसमें ग्रीक लीजेंड का प्रयोग किया। यूनानी जो लीजेंड होते हैं, जो वहां के जाने पहचाने जो कैरेक्टर्स थे, उनको यूज किया। एंड हिस्ट्री फॉर हिज प्ले, और ग्रीक की हिस्ट्री को ही इन्होंने प्लेस के अंतर्गत डाला। हिज कॉमेडीज इन्फ्लुएंस इवन शेक्सपियर। हालांकि इनकी जो लिखी जो कॉमेडीज थी उसने शेक्सपियर को काफी प्रभावित किया। Lily was the first dramatist to introduce the device of disguise which is used by Shakespeare when in The Merchant of Venice. हम देखते हैं कि लिली वो पहले ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने एक नए प्रकार की कॉमेडी को, एक कोर्ट कॉमेडी को प्रस्तुत किया, और इसी कोर्ट कॉमेडी को शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में यूज किया है। पोर्शिया अपीयर्स इन द कोर्ट ऑफ वेनिस। पोर्शिया वेनिस के कोर्ट में नजर आती है इन द डिस्गाइज ऑफ पिलो, एक वकील के केस में। His famous plays are Sappho and Pheo, Midas and the Woman in the World. इन प्लेस में भी हमें इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि जहां पर फीमेल के कैरेक्टर को मेल के कैरेक्टर में दिखाया, फीमेल मेल का रोल प्ले करती हुई नजर आती है। तो ये जो कोर्ट कॉमेडी, जहां पर ट्रायल सीन होता है, जहां पर कोर्ट सीन दिखाया जाता है, वहां पर फीमेल हमेशा मेल के बीच में नजर। तो इस तरीके से कोर्ट कॉमेडी को स्टार्ट करने वाले लिली रहे हैं जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस पीले। जॉर्ज पीले
wrote quarterly methodological pastoral plays. उन्होंने methodological pastoral plays को लिखा. His Edward First is a historical play, एक ऐतिहासिक play है. His Old Wives' Tale is based on English folk story. और उनका जो Old Wives' Tale है वो इंग्लिश फोक, जो बाकी फोक कहानियां होती हैं कि लोग जो कथाएं उसके ऊपर आधारित है. रॉबर्ट ग्रीन इज नोटेड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी. इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को लिखा which became perfect in the hands of शेक्सपियर. लेकिन ये रोमांटिक कॉमेडी परफेक्ट जो इन्होंने रूप पाया वो शेक्सपियर के ड्रामास में पाया. ही ब्लेंड डिस्ट्रिक्ट वर्ड्स इन हिज प्लेस. उन्होंने वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जो प्लेस थे उस जगह जहां जिस हिस्ट्री को उन्होंने प्रस्तुत किया उसी वर्ड को उन्होंने इसके अंदर डाला है. थॉमस किट गेव ए न्यू लाइफ टू एलिजाबेथन ट्रेजिक. थॉमस किट ने ट्रेजिक जो प्लेस थे उसकी शुरुआत की, उसको एक नई जिंदगी दी by introducing the theme of revenge in the Spanish tragedy. उन्होंने उसके अंतर्गत ट्रेजिक के अंदर रिवेंज थीम का इस्तेमाल किया. अगर हम कहते हैं ना कोई रिवेंज प्ले है तो वो देन किसकी है? थॉमस किट की है. शेक्सपियर used the theme in Hamlet and gave birth to the popular revenge tradition. शेक्सपियर ने भी हैमलेट जिनकी ट्रेजेडी उसके अंदर इस रिवेंज ट्रेजेडी को डाला है और उन्होंने इस तरीके से रिवेंज जो ट्रेडिशन थी उसको एक नई दिशा दी, बल्कि एक नया जन्म दिया, फिर से स्टार्टिंग की. मार्लो मार्लो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. मार्लो जो है यूनिवर्सिटी ब्रिटेन सबसे ज्यादा महान माने गए हैं. ही इज इमॉर्टल विद द प्ले डॉक्टर फॉस्टर. बट डॉक्टर फॉस्टर इस प्ले के साथ इमॉर्टल हो जाती है. ही फिल्ड द इंग्लिश ड्रामा विद रेनेसां एलिमेंट. उन्होंने रेनेसां एलिमेंट के साथ इंग्लिश ड्रामा को भर दिया है जिसमें रेनेसां एलिमेंट काफी देखने को मिला. एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स, मनोवैज्ञानिक जो गहराई थी उसको भी व्यक्त किया है. शेक्सपियर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. शेक्सपियर काफी उनसे प्रभावित थे. नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने भी कैरेक्टर की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको व्यक्त किया है, बट आल्सो ड्रामेटिक पोएट्री, बल्कि उन्होंने ड्रामेटिक पोएट्री का भी इस्तेमाल किया अपने ड्रामा के अंदर. शेक्सपियर काफी इन्फ्लुएंस रहे इनसे. अब देखते हैं कि शेक्सपियर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एलिजाबेथन एज में. शेक्सपियर स्टार्टेड हिज ड्रामेटिक कैरियर विद हिस्टोरिकल प्लेस. शेक्सपियर ने अपनी जो ड्रामेटिक कैरियर की शुरुआत की थी वो ऐतिहासिक प्लेस के साथ की है. ही रोट 40 हिस्टोरिकल प्लेस. उन्होंने 14 ऐतिहासिक प्लेस लिखे हैं. हिज फेमस जूलियस सीजर बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री. और उनकी हम जूलियस सीजर की बात करें तो ये रोमन इतिहास के ऊपर आधारित है. शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज आर रिमार्केबल. अगर देखा जाए तो शेक्सपियर की जितनी भी रोमांटिक कॉमेडीज हैं वो अपने आप में स्मरणीय हैं. The most famous are The Merchant of Venice, as you know. ये काफी फेमस है इनकी कॉमेडीज. दे प्रेजेंट स्टोरीज ऑफ लव सेक्रेट. उन्होंने ऐसी भी कहानी प्रस्तुत की जहाँ पर लव का बलिदान किया जाता है, प्रेम का बलिदान दिखाया गया है. हिज कॉमेडीज आर रोमांटिक. उनकी कॉमेडी ज्यादातर रोमांटिक है. फॉर दिस डू नॉट फॉलो द क्लासिकल रूल्स. क्योंकि उन्होंने कभी भी क्लासिकल जो रूल्स थे, जो क्लासिकल राइटर्स ने जो रूल्स बनाए थे उनको कभी फॉलो नहीं किया. यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटीज ऑफ प्लेस एंड यूनिटीज ऑफ are not observed by Shakespeare. In these comedy, उन्होंने इन कॉमेडीज के अंतर्गत जो क्लासिकल राइटर्स की जो एक क्लासिकल रूल्स थे कि उसके अंदर यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, उनको फॉलो नहीं किया है. ही यूज प्लेन वर्ड, बल्कि उन्होंने प्लेन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. इन कॉमेडीज ही इंक्लूड्स ट्रेजिक सीन्स. उन्होंने अपनी कॉमेडीज में ट्रेजिक सीन्स भी दिए. His plays have a major part of the action upon an imaginary place, and the spirit of adventure fills the play with a thrilling joy. उनकी जितनी कॉमेडीज हैं उन्होंने उसके अंदर ट्रेजिक दृश्य को प्रस्तुत किया है. His plays have a major part of the action upon an imaginary place. और उनके जो प्लेस हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अपने एक्शंस की. एक्शंस बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पर एक काल्पनिक स्थान को भी यूज किया गया है. एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर फिल्स द प्ले. और वहां पे एक साहसिक फीलिंग्स में मिलती है जहाँ पे जो हीरो होता है एक साहसिक कार्य करने की भावना रखता है और ये एक तरीके का एक थ्रिलिंग जॉय नाटक में भर देती है ड्रामा के अंतर्गत. वीमेन आर सुपीरियर टू मैन. और बल्कि वीमेन को मैन से कहीं ज्यादा सुपीरियर देखा, ये खासियत है. अक्सर कहा भी जाता है कि देयर इज नो हीरो बट द हीरोइंस इन शेक्सपियर ड्रामा. तो शेक्सपियर की जो ड्रामा है, जो कॉमेडीज हैं, ज्यादातर जो कॉमेडी ड्रामा है उसके अंदर का हीरो नहीं होते बल्कि हीरोइंस ही होती है. इसीलिए कहा गया है कि वीमेन आर सुपीरियर टू मैन. हीरोइंस टू मोर इम्पोर्टेंट देन हीरो. और हीरोइंस जो है हीरो से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होती है. इन स्पाइट ऑफ ट्रेजिक टर्न्स. अपने ट्रेजिक के बावजूद भी
Since the play of a bright wit and laughter, हालांकि उसमें ट्रेजिक सीन्स होते हैं लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर खुशियां और लाफ्टर हंसी मजाक सब कुछ देखने को मिलता है. कैरेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लॉट. और कैरेक्टर्स प्लॉट से कहीं महत्वपूर्ण होते हैं. Clowns or fools provoke laughter by their wit and sometimes show more learning and good sense than some of the leading characters. Clowns होते हैं मस्खरे. Fools यानी जो मूर्ख होते हैं, यानी जो लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं. Provokes laughter, वो हंसी मजाक को प्रवोक करते हैं बाय देयर विट, अपनी बुद्धि के जरिए. समटाइम्स वो कभी कभी लर्निंग, एक पढ़े लिखने की तरह बातें करते हैं. गुड सेंस, एक अच्छा सेंस उसमें नजर आता है. देन सम ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर, जो अक्सर जो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट होता है. द कॉमेडीज आर रिच इन म्यूजिक एंड सॉन्ग. उनकी जितनी कॉमेडीज है वो म्यूजिक और सॉन्ग्स में काफी रिच है, यानी म्यूजिक और सॉन्ग से भरी हुई है. शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर आउटस्टैंडिंग. शेक्सपियर की ट्रेजेडी वास्तव में आउटस्टैंडिंग है. His most famous tragedies are Hamlet, Macbeth, Othello, and King Lear. ये चार main tragedies उनकी. Hamlet है, Macbeth, Othello, and King Lear. These are called four great tragedies. ये चार महान tragedies कही जाती हैं. Shakespeare's tragic hero becomes the central character. और पूरा जो Shakespeare जो tragic hero होता है, वो पूरा central character, पूरी कहानी इसके ऊपर आधारित होती है, चाहता घूमती रहती है. He is a man of high status. वह एक हाई सोसाइटी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति होता है. He suffers from a tragic flow which becomes the cause of his tragedy. वो एक tragic flow से कुछ ना कुछ उसमें tragedy ऐसी होती है, कोई ना कोई एक ऐसा गुण उसके अंदर होता है जो उसको tragic बनाता है और वही उसकी tragedy का कारण भी बन जाता है. His destiny dominates the character. और इसकी जो भाग्य होता है वो इसके कैरेक्टर को लीड करता है, उसका पतन कर देता है एक तरीके से. He suffers from mental confusion. वह हमेशा मानसिक संकट से परेशान होता है, मानसिक यानी मेंटली वो प्रॉब्लम में रहता है हमेशा. He recognizes his failure at the end of his life. और वह अपनी जिंदगी के अंत में अपनी असफलता को समझ जाता है. शेक्सपियर्स लास्ट प्लेज आर कॉल्ड रोमांस. शेक्सपियर की जो अंतिम प्लेज जो उन्होंने लिखी वो हमेशा रोमांस के रूप में जाने जाते हैं. द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले. टेम्पेस्ट उनका अंतिम प्ले है. एंड ग्रेटेस्ट रोमांस बाय शेक्सपियर. और शेक्सपियर का काफी बहुत बड़ा एक रोमांस माना जाता है, सबसे महान. In these plays, the theme of reconciliation and forgiveness. इन plays के अंतर्गत ज्यादातर जो उनकी थीम विषय रहा वो reconciliation, समझौता, and forgiveness और माफ कर देना. इस प्रेजेंट जो हमेशा मौजूद रहता है. शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. वो ह्यूमन नेचर को अच्छी तरीके से समझते हैं. इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके जो ड्रामा है वो फेमस होते हैं, वो एक महान ड्रामाटिस्ट बन जाते हैं. हिज ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट भी काफी ऑब्जेक्टिव यानी फोकस करने वाला होता है, उनका उद्देश्य होता है. एंड ड्रामाटिक पोइट्री, उन्होंने जो ड्रामाटिक पोइट्री को तो ये तीन वे, ये कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझा, इसका ऑब्जेक्टिव ट्रीट, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं वो चीज, और ड्रामेटिक पोइट्री को डाला. इसी वजह से वो जो है एक महान ड्रामेटिस्ट जाने जाते हैं. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एलिजाबेथन केस में ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ और उसको दो पार्टों में डिवाइड किया, प्री सेक्समेंट ड्रामा और सेक्समेंट ड्रामा. तो प्री सेक्समेंट ड्रामा जो यूनिवर्सिटी बिट्स के द्वारा लिखा गया, जो कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी बिट्स का गया, और सेक्समेंट ड्रामा जो सेक्समेंट के द्वारा लिखा. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.